नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान मीडिया पर। मैं हूं निहाल जायसवाल। आज की इस वीडियो में हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के संबंध में समझने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा और कुछ चीजें हमें जाननी होंगी। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा था भारत का, वो उस समय मराठों के अधीन आता था। दूसरा जो हिस्सा है ये हैदराबाद जो होता था, ये निजामों का क्षेत्र था। और कर्नाटक जहाँ पर अकबरुद्दीन का शासन था, ये कर्नाटक में जो शासक था अकबरुद्दीन, इसे ही प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान इसी से ही जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका युद्ध हुआ था। अब इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि जो मराठा है, इनसे एक युद्ध कर्नाटक के अकबरुद्दीन के पहले एक यहाँ शासक हुआ करते थे, या अकबरुद्दीन के पहले जिसको बोला जाता है दोस्त अली जो होते हैं, उसके नवाब हुआ करते थे, जिनका जो पुत्र था वो अकबरुद्दीन था और इनकी एक पुत्री थी और पुत्री से विवाह हुआ था चंदा साहब का। इस चंदा साहब जो है वो दोस्त अली का सेनापति था। क्या था? दोस्त अली का सेनापति होता था। तो हुआ ये कि मराठों ने 1740 में कर्नाटक में, 1740-41 में कर्नाटक पर इन्होंने आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान उन्होंने दोस्त अली को क्या कर दिया? मार दिया। और मतलब ये दोस्त अली उस युद्ध में मारा गया और चंदा साहब को इन्होंने क्या बना लिया? मराठों ने बंदी बना लिया। इस तरीके से चंदा साहब जो है 1740 से 41 में अब क्या हो गए हैं? बंदी बना लिए गए हैं। याद रखेंगे कि ये बंदी बना लिए गए हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो व्यक्ति है अकबरुद्दीन, जो कि दोस्त अली का पुत्र था, इसको अब बाद में ये शासन की बागडोर जो है वो अकबरुद्दीन के हाथों में आ जाती है। तो मराठों ने यहाँ पर बेसिकली जो युद्ध हुआ उसमें दोस्त अली की मृत्यु हो गई, चंदा साहब जो है बंदी बना लिए गए। कब? 1740 से 41 के दशक में। ये चीजें याद रखेंगे। दूसरा जो है हैदराबाद जो है, ठीक है, तो हैदराबाद का निजाम जो था वो 1748 का जो था, वहां का शासक वो निजामुल मुल्क था। अब ये हो गई मतलब 1748 के पहले की बातें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्नाटक में मद्रास जो है वो अंग्रेजों के पास है, सेंट डेविड फोर्ट जो है वो अंग्रेजों के पास है और पौंडीचेरी जो है फ्रांसीसियों के पास है। इसमें हमने देखा था एला सैपले की जो संधि हुई थी उसके तहत फिर से मतलब जो क्षेत्र जिनके थे उनको दे दिया गया। ठीक। और एक क्षेत्र है त्रिचिनापल्ली, जिसे तिरुचिरापल्ली भी कहते हैं, कि वर्तमान में तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, लेकिन उस समय इसको कर्नाटक के अंतर्गत ही माना जाता रहा था। अब ये ऐसा समझ लीजिए, ये है मतलब पृष्ठभूमि समझने के लिए हमको इन चीजों को जानना जरूरी है। तो अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर के 1753 1749 से लेकर के 1754 तक द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो होता है। तो इसका कारण जो है वो समझिए कि यहाँ पर जो चंदा साहब थे, ठीक, जो चंदा साहब थे जिसको 1740 में 41 में मराठों ने क्या कर दिया था? बंदी बना लिया था। अब इस चंदा साहब को क्या कर लिया जाता है 1749 वाला दशक में? तो 1749 के टाइम पे चंदा साहब क्या कर दिया जाता है? मराठों के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। मराठों द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। ठीक, मतलब इसको बंदी गृह से अब निकाल दिया गया है। तो अब ये चंदा साहब जो है वो पहुंचता कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक की उस समय राजधानी थी अर्काट। तो चंदा साहब पहुंच जाता है कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक में जाकर के ये जो वहां का शासन है, क्योंकि ये सेनापति था, तो अब जो है वहां पर जो शासन कर रहा है वो व्यक्ति है अकबरुद्दीन। तो यह कहता है कि यह शासन जो है वो
वो मेरा है और मैं इसके शासन का शासक बनने का हकदार हूँ। और इस वजह से अब जो कर्नाटक है उसकी स्थिति हो जाती है कि चंदा साहब जो होता है, जो अनवरुद्दीन का बहनोई होता है, उसका युद्ध छिड़ जाता है इससे, अनवरुद्दीन से। ये कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। ठीक, ये हो रहा है कर्नाटक में। ठीक, उसी समय एक हैदराबाद क्षेत्र है, तो कर्नाटक के ठीक ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो हैदराबाद का जो क्षेत्र है, वहां पर 1748 में निजामुल मुल्क की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो निजामुल मुल्क जो है वो मारा जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाने के कारण इसके दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है मुजफ्फर जंग और एक का नाम होता है नासिर जंग। अब समझिए कि यहाँ पर कर्नाटक में जो है लड़ाई किसके बीच हो रही है? चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच हो रही है। और यहाँ पर लड़ाई जो हो रही है वो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच हो रही है। इसके लिए लेकर के, सत्ता को लेकर के, शासन की जो सत्ता है, जो बागडोर है, वो किसके द्वारा संभाली जाएगी, इसको लेकर के। तो हुआ ये कि अब ये दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो इनमें अब जो बीच में हस्तक्षेप होता है वो कंपनियों का हस्तक्षेप होता है, कंपनी। ठीक है, तो अनवरुद्दीन भी सहायता मांगता है। तो अनवरुद्दीन को हम जान रहे हैं कि इसका फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ था और फ्रांसीसियों ने इस पर जीत दर्ज की थी। तो जाहिर सी बात है फ्रांसीसी अनवरुद्दीन का साथ तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर फ्रांसीसी जो है वो चंदा साहब का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। फ्रांसीसी क्या करेंगे? चंदा साहब का समर्थन करेंगे। और अनवरुद्दीन का जो समर्थन है वो अंग्रेज गवर्नमेंट करेगी। मतलब अंग्रेज की जो कंपनी है वो अनवरुद्दीन का सहयोग करते हैं। और इसी तरीके से निजामुल मुल्क वाला जो हिस्सा था हैदराबाद, इस हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का जो है सहयोग यहाँ पर फ्रांसीसी कर रहे हैं। और जो नासिर जंग है उसका जो है सहयोग अंग्रेज कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं तो कर्नाटक में फ्रांसीसी चंदा साहब का और अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन का, हैदराबाद में जो है मुजफ्फर जंग का सहयोग कर रहे हैं फ्रांसीसी और निजामुल मुल्क का सहयोग कर रहे हैं, नासिर जंग का सहयोग कर रहे हैं अंग्रेज। तो इस तरीके से ये बेसिकली नवाब या उत्तराधिकारी का युद्ध था, उत्तराधिकारियों का युद्ध था। और जिसमें कंपनियां क्या हो गई? भिड़ गई है एक दूसरे से। फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है इनमें भी युद्ध होने लगा। तो ये युद्ध होने का जो प्रक्रिया है वो पृष्ठभूमि कैसे बनी इन दोनों की, वो इससे समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर्नाटक में स्थिति क्या है? चंदा साहब का जो समर्थन कर रहे हैं फ्रांसीसी, अनवरुद्दीन का सहयोग कर रहे हैं अंग्रेज, हैदराबाद में भी उसी तरीके से नासिर जंग का सहयोग कर रहे हैं अंग्रेज और मुजफ्फर जंग का सहयोग कर रहे हैं फ्रांसीसी। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का जो गवर्नर है, ये फ्रांसीसी जो गवर्नर है वो होता है डुप्ले जो होता है यहाँ पर ये फ्रांसीसी गवर्नर होता है। तो इसके पहले वाले हमने कर्नाटक युद्ध में देखा है कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। ठीक, ये डुप्ले क्या करता है कि यहाँ से ये चंदा साहब जिताने के लिए, ठीक है, चंदा साहब से क्या बन गया? इसका गुट बन गया है। और हैदराबाद के मुजफ्फर जंग को क्या करता है? ये बुलाता है और तीनों मिल करके जो चंदा साहब प्लस मुजफ्फर जंग, ठीक, ये हैदराबाद के नवाब हैं और ये है कर्नाटक, सॉरी नवाब नहीं है, मतलब लड़ रहे हैं हैदराबाद से, ये कर्नाटक। और इसके साथ फ्रांसीसी जो है ये मिल करके तीनों मिल जाते हैं। तीनों के द्वारा मिल करके ये तीनों आक्रमण कर देते हैं किन पर? अनवरुद्दीन पर। अनवरुद्दीन पर क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। और इस
किनारियों के नाम से। ये जो टिकड़ी है या त्रिपुट है, इनके द्वारा अमीरुद्दीन से संघर्ष होता है और इस संघर्ष को नाम दिया जाता है अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध। अंबर जो है ये वेल्लोर के पास, वेल्लोर के पास क्या है, जगह है जहां पर अमीरुद्दीन से ये टिकड़ी भिड़ती है या त्रिपुट जो है भिड़ती है। और ये युद्ध जो होता है ये 1749 में होता है। जिस युद्ध का परिणाम ये होता है कि यहाँ पर अमीरुद्दीन क्या होता है, मारा जाता है। अमीरुद्दीन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, मारा जाता है। अमीरुद्दीन यहाँ पे क्या हो गया, मर जाता है। और अमीरुद्दीन का जो पुत्र होता है, इसका जो पुत्र होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली जो होता है अमीरुद्दीन के मर जाने के बाद मोहम्मद अली ये जा करके तिरुचिरापल्ली में क्या ले लेता है, शरण ले लेता है। तिरुचिरापल्ली में क्या ले लेता है, शरण ले लेता है। तो इस क्षेत्र में अब अधिकार किसका हो जाता है, चंदा साहब का। चंदा साहब को क्या कर दिया जाता है, कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया जाता है। और कर्नाटक का नवाब जैसे ही चंदा साहब बनता है तो वह डुप्ले के इस नीतियों से क्या होता है, प्रभावित होता है। और वह डुप्ले को कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसमें जो है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी क्षेत्र तक, कन्याकुमारी क्षेत्र तक का जो हिस्सा है उसका इसको क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है कि फ्रांसीसी गवर्नर। अब इसको कौन से क्षेत्र में, कर्नाटक का जो यहाँ कृष्णा नदी बहती है वहां से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक का जितना क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में ये क्या करता है कि उसको प्रशासक या गवर्नर नियुक्त कर देता है। ठीक, ये हो गई कर्नाटक के बात। यहाँ पर क्या होता है, अंबर का युद्ध होता है 1749 में। और इस अंबर के युद्ध में अमीरुद्दीन एक तरफ होता है और दूसरी तरफ होते हैं चंदा साहब, मुजफ्फरजंग और फ्रांसीसी। ठीक, इसी तरीके से 1750 में यहाँ क्या होता है, 1750 में नासिर जंग जो होता है ये मारा जाता है। और यहाँ का नवाब जो बनने वाला होता है वो होता है मुजफ्फरजंग। तो मुजफ्फरजंग को भी क्या किया जाता है, यहाँ पर मुजफ्फरजंग भी है तो वो शासन या सत्ता में बैठने के पहले ही इसको भी किसी के द्वारा मार दिया जाता है। यहाँ का जो शासक बनता है वो नासिर जंग का भाई जो है सलावत जंग को हैदराबाद में क्या कर दिया जाता है, अब शासक बना दिया जाता है। हालांकि ये सलावत जंग जो होता है ये फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया जाता है, इसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कर्नाटक और हैदराबाद में अब जो शासन व्यवस्था है वो ज्यादातर किसके हाथों में दिखाई दे रही है, फ्रांसीसियों के हाथों में। और फ्रांसीसी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ज्यादा शक्तिशाली नजर आते हैं। तो इस वजह से शक्तिशाली नजर आते हैं। इस शक्तिशाली होने के पीछे जो मेन कारण है, जो मेन रीजन है वो है डुप्ले की कूटनीति। और इस समय डुप्ले को यदि हम देखेंगे तो डुप्ले जो है, जैसे अंग्रेजों में क्लाइव हमें देखने को मिलता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे। वहां पर डुप्ले जो है वो फ्रांसीसी गवर्नरों में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ यहाँ पर। ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि डुप्ले जो है वो फ्रांसीसी गवर्नरों में कैसे श्रेष्ठ हुआ और क्यों इसको कहा जाए, क्यों माना जाए। हम वहां पर 2-3 कारणों में एक कारण ये भी शामिल कर सकते हैं। कर्नाटक और हैदराबाद दोनों क्षेत्रों पर अभी किसका शासन है, फ्रांसीसियों का शासन है। लेकिन हुआ क्या, अब ये जो चीजें हो गई तब वहां पर 1751 जो हुआ, यहाँ पर 1750 में नासिर जंग मर गया है, यहाँ पर चंदा साहब क्या हो गया है, नियुक्त हो गया है। तिरुचिरापल्ली में जाकर के मोहम्मद अली ने क्या ले ली है, शरण ले ली। ठीक, अब 1751 में यहाँ एंट्री होती है इसकी, रॉबर्ट, ये क्लाइव, इसकी होती है, क्लाइव की होती है। ठीक, अब जो क्लाइव होता है वो बहुत ही कूटनीतिक विचारों वाला था, ये अंग्रेज था। ठीक, अंग्रेज गवर्नर था।
इसका नाम था क्लाइव। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने देखा कि 1751 में जो है यहाँ पर क्लाइव आ गया। क्लाइव जो है यहाँ पर इसकी एंट्री हो चुकी है क्लाइव की। और क्लाइव जो था ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। क्या था ये? कूटनीतिज्ञ था। और इसको सैन्य सेवाओं या सैन्य सेनाओं की समझ अच्छी थी। समझ लीजिए ये अंग्रेजी गवर्नर था। तो इसने क्या किया कि क्लाइव जैसे ही आया तो इसने एक सेना की जो टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी जो इसने रखी, एक टुकड़ी थी इसके पास, इस सेना की एक टुकड़ी को इसने कहाँ भेज दिया? त्रिचिनापल्ली। किसके पास? मतलब त्रिचिनापल्ली, जहां पर मोहम्मद अली जो है, जो कि अनवरुद्दीन का क्या था? पुत्र था। इसकी सहायता के लिए क्या भेज देते हैं? सेना भेज देते हैं। अब समझिए मोहम्मद अली जो त्रिचिनापल्ली में है उसकी सेना के लिए कौन, मतलब सहायता के लिए कौन भेज रहा है? क्लाइव। तो उसी तरीके से जो डुप्ले होता है, यहाँ पर डुप्ले होता है, तो डुप्ले जो होता है इसके द्वारा एक सेना भेज दी जाती है। कहाँ? त्रिचिनापल्ली में ही। ये सेना की टुकड़ी कहाँ जा रही है? त्रिचिनापल्ली। तो त्रिचिनापल्ली जो है वो ये भेज रहे हैं अंग्रेज। ठीक, तो इनके प्रत्युत्तर में डुप्ले भी क्या भेजता है? एक सेना भेजता है। और ये सेना भेजता है किसके लिए? कर्नाटक में शासन है, चंदा साहब की सुरक्षा के लिए एक सेना भेजता है। तो जब सेना भेज दी जाती है तो इसके द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा, तो फ्रांसीसी की जो सैन्य शक्ति है उसका कुछ हिस्सा अब कहाँ चला गया? चंदा साहब की रक्षा के लिए चला गया। तो इसी समय क्लाइव जो है अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है और एक गवर्नर होते हैं सैंडर्स। इस सैंडर्स को क्या देते हैं? ये सलाह देते हैं कि आप जो है कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर क्या करो? हमला करो। तो सैंडर्स जो होता है ये अर्काट पर हमला करता है। कहाँ पर? ये कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर कब्जा करता है और अर्काट को ये क्या कर लेता है? जीत लेता है। तो अब जो अर्काट है या कर्नाटक की जो राजधानी है वो किसके कब्जे में आ जाती है? अंग्रेजों के कब्जे में आ जाती है। ठीक, अब जैसे ही ये अर्काट पर कब्जा करते हैं तो उसके बाद देखिए चंदा साहब जो है त्रिचिनापल्ली में, तो अब यही क्लाइव लॉरेंस के साथ मिलकर, यहाँ पर किसके साथ मिला? ये सैंडर्स के साथ, और अर्काट पर जीत लिया। इसी तरीके से 1700 मतलब इसी तरीके से जो क्लाइव होता है ये एक होता है लॉरेंस के साथ एक टुकड़ी बनाता है और ये लॉरेंस के साथ मिल करके अब कहाँ पर? त्रिचिनापल्ली इस पर क्या कर देता है? घेराबंदी या आक्रमण कर देता है। और वहां से फिर जो है चंदा साहब वो क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। और भागने के बाद उनको मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। कहाँ? त्रिचिनापल्ली में। अब जो है अर्काट पर किसका अधिकार हो गया? हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का। त्रिचिनापल्ली में भी किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का हो गया। ठीक, और यही प्रक्रिया चलते रहती है। तो यहाँ पर अब जो है अंग्रेज क्या हो रहे हैं? अधिक ताकतवर दिखाई देते हैं। इन परिस्थितियों में क्या होता है कि जब फ्रांसीसी सेना दोनों जगह पर हार जाती है तो फ्रांस को हमने बताया था कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ठीक, ये एक सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी थी मतलब जितना भी युद्ध का खर्च है वो कौन दे रही है? सरकार दे रही है। तो फ्रांस से क्या होता है? एक ऑर्डर आता है और उसमें कहा जाता है कि डुप्ले है यहाँ आपकी कूटनीति जो है काम नहीं आ रही है, तो आप क्या करो? फ्रांस वापस आ जाओ। तो डुप्ले को क्या कर लिया जाता है? यहाँ से फ्रांस जो है वापस बुला लिया जाता है। तो डुप्ले की वापसी फ्रांस में हो जाती है। और जैसे ही डुप्ले की वापसी फ्रांस में होती है तो यहाँ एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम होता है गोडियो। ठीक है, और ये गोडियो जो होता है यह दूर दृष्टि रखने वालों में से नहीं था। दूर दृष्टि मतलब जो भी निर्णय लेंगे उसका क्या परिणाम होगा ये ज्यादा दूर तक देख नहीं पाता था।
इन्होंने बुडिलियो ने क्या कर ली, अंग्रेजों से संधि कर ली, क्योंकि सरकार ने भी इसको वही कर भेजा होगा, क्योंकि आप जब युद्ध कर रहे हैं तो सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है, तो इस वजह से बुडिलियो यहाँ आकर के क्या कर लेता है, इससे संधि कर लेता है, और उसी संधि को हम जानते हैं पौंडीचेरी की संधि के नाम से। पौंडीचेरी की संधि जो कि 1754 में होता है। इस संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी क्षेत्र जो मद्रास के जो फ्रांसीसियों के थे उनको फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है, अंग्रेज के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और इस तरीके से जो पांडिचेरी की संधि होती है। और इस संधि में यह निर्णय लिया जाता है कि अब जो है फ्रांसीसी कंपनी या जो अंग्रेज कंपनी है, फ्रांसीसी या अंग्रेज दोनों किसी भी स्थिति में भारतीय शासकों के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपना काम करेंगे। लेकिन ये आगे चलकर क्या हो जाता है कि जो इसी समय 1754 है, ठीक है, तो इसके बाद जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रसा जो क्षेत्र थे उनका युद्ध प्रारंभ हो जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें ऑस्ट्रिया जो होता है, ठीक है, और प्रसा, इनमें से दोनों क्षेत्र जो होते हैं उनमें एक का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे और दूसरे का समर्थन क्या कर रहे थे वहां पर अंग्रेज, और उसका इम्पैक्ट भी भारत पर पड़ता है, और यही तीसरे कर्नाटक युद्ध का क्या बनता है, कारण बनता है। तो आशा है कि आपको ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्नाटक क्षेत्र और हैदराबाद क्षेत्र होता है, यहाँ पे एक मराठा क्षेत्र है, ठीक है। तो मराठा क्षेत्र के लोग 1740-41 में क्या करते हैं, एक बार आक्रमण करते हैं कर्नाटक में। उस समय जो शासक होता है दोस्त अली, और उस दोस्त अली का जो सेनापति होता है वो होता है चंदा साहब, जो उसका दामाद होता है, ठीक। चंदा साहब को वो क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। 8 साल बाद जब उसी चंदा साहब को छोड़ते हैं तो यहाँ कर्नाटक में अमीरुद्दीन का शासन होता है। तो चंदा साहब और अमीरुद्दीन के बीच क्या हो जाती है, जंग छिड़ जाती है। हैदराबाद में निजामुल मुल्क जो होता है उसकी मृत्यु के कारण नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में क्या हो जाता है, जंग छिड़ जाता है। नासिर जंग का जो सहयोग है वो अंग्रेज करते हैं, और उसी तरीके से यहाँ पर चंदा साहब का समर्थन जो है फ्रांसीसी कर रहे हैं कर्नाटक में, ठीक, और अमीरुद्दीन का सहयोग अंग्रेज कर रहे हैं। यहाँ मुजफ्फर जंग का सहयोग कौन कर रहे हैं, फ्रांसीसी कर रहे हैं। इस तरीके से सिनेरियो बनता है, और लास्ट में यह युद्ध जो है पौंडीचेरी की संधि पर आकर के क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक। इस तरीके से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो किस तरीके से हुआ इसके संबंध में देखते हैं। हमने देखा कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो पौंडीचेरी की संधि पर क्या हो गया, खत्म हुआ। और ये पौंडीचेरी की जो संधि होती है वो 1754 में होती है, और इस 1754 के इस संधि में जो फ्रांसीसी हैं और अंग्रेज जो कंपनी है दोनों यह निर्णय लेती है कि वो किसी भी भारतीय शासक के मामले में दखल नहीं देंगे, और दोनों कंपनियां आपस में किसी दूसरे शासक के लिए नहीं लड़ेंगे। ये पौंडीचेरी की संधि में होता है। लेकिन क्या होता है कि 1754 के बाद ही 1756 में यूरोप जो होता है, यूरोप देश, यहाँ पर दो क्षेत्र होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रिया, ये वही ऑस्ट्रिया जिसके उत्तराधिकार के लिए पहले युद्ध हुआ था, और दूसरी ओर जो होता है प्रसा, ठीक। ये क्षेत्र यूरोप में है, दो क्षेत्र। तो ऑस्ट्रिया का जो समर्थन कर रहे थे वो थे फ्रांस देश, और प्रसा का समर्थन कर रहा था ब्रिटेन, ठीक। तो इन दोनों में वहां सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध, इसलिए बोला जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। तो यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो गया किसमें, फ्रांस और ब्रिटेन में, ठीक। यूरोप की स्थिति क्या बनी, सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन की क्या हो गई, लड़ाई हो गई यूरोप में। अब बात करते हैं भारत में। तो भारत में जैसा कि हमने देखा था कि कर्नाटक में जो था, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र था
इस क्षेत्र में जो शासक बनाया गया था वो बेसिकली था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को यहाँ पे क्या बना दिया गया था, शासक बना दिया गया था। और उसी तरीके से हैदराबाद में फ्रांसीसियों ने किसको बैठाया था, यहाँ पर मोहम्मद अली किसको बनाया जिसने, अंग्रेज ने। हैदराबाद में किसको बना दिया गया था, सलावत जंग। सलावत जंग, क्योंकि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग दोनों मारे गए थे, लेकिन सलावत जंग को किसने बैठाया था, फ्रांसीसियों ने बैठाया था उस टाइम। ठीक, तो हुआ क्या, भारत में ये हुआ कि ये कर्नाटक जो क्षेत्र है और हैदराबाद जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर अब यूरोप का जो युद्ध का प्रभाव यहाँ पर भी पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पर क्लाइव है, क्लाइव भी आ चुका है 1751 के टाइम पर। ठीक, तो ये क्लाइव इस टाइम पर मतलब 1758 के आने के पहले 1757 में प्लासी के युद्ध में क्या जीत लेता है, प्लासी का युद्ध होता है। इस प्लासी के युद्ध से ये बंगाल को जीत लिया होता है। ये पढ़ेंगे आप प्लासी का युद्ध अलग से। यहाँ पे ये सिर्फ इतना समझिए कि 1757 तक प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध में बंगाल जो है पूर्णतः क्लाइव के नियंत्रण में आ जाता है। तो बंगाल में ही एक क्षेत्र होता है चंद्रनगर, नाम याद रखेंगे चंद्रनगर। ठीक, तो बंगाल में एक क्षेत्र कौन सा, चंद्रनगर। और ये चंद्रनगर जो है ये फ्रांसीसियों के द्वारा बसाई गई एक बस्ती का नाम है। तो इस चंद्रनगर में मतलब जो चंद्रनगर होता है इस पर भी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा क्या कर लिया जाता है, नियंत्रण कर लिया जाता है या इस क्षेत्र को भी जीत लिया जाता है। ठीक, और जब ये क्षेत्र इन्होंने जीत लिया तो जो हैदराबाद जो जिस पर सलावत जंग बैठा हुआ है, इस पर फ्रांसीसियों के द्वारा एक मतलब गवर्नर के रूप में उसकी नाम का एक गवर्नर भी सलावत जंग के साथ सैन्य शक्तियों में सहायता देने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहता है। ठीक, हैदराबाद में यहाँ चंद्रनगर पर इन्होंने नियंत्रण कर दिया। 1757 नगर पर किसने अधिकार कर लिया, क्लाइव ने यहाँ पर अधिकार कर लिया है। तो इसके कारण से अब यूरोप में जो फ्रांस होता है, इस फ्रांस के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसका नाम होता है काउंट डी लाली। काउंट डी लाली। और इस काउंट डी लाली को एक विशाल सेना लेकर के फ्रांस की गवर्नमेंट वहां से फ्रांस देश से कहां भेजती है, भारत में भेजती है। कहां भेज देती है, भारत भेज देती है। या 1758 में क्या होता है, भारत पहुंचता है काउंट डी लाली। और 1758 में जब ये भारत पहुंचता है तो हम जान रहे हैं कि फ्रांस यहाँ पर एक तो मद्रास था, मद्रास के बाद पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी के नीचे हमने अंग्रेजों का एक क्षेत्र देखा था सेंट डेविड फोर्ट जो होता है। ठीक, जब 1758 में काउंट डी लाली एक बड़ी विस्तृत सेना के साथ भारत पहुंचता है, तो भारत पहुंचने के बाद 1758 में क्या करता है, इस सेंट डेविड फोर्ट पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, पर इसके बाद जो ये काउंट डी लाली होता है वो तंजौर को भी जीतने का प्रयास करता है, जो कि अंग्रेजों का क्षेत्र था, लेकिन ये यहाँ पर विफल हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद जब ये तंजौर में विफल हो जाता है तो इसी समय ये क्या कहता है कि अब हम जो है मद्रास क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो कि मूलतः अंग्रेजों का था, इस पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और इसलिए वो हैदराबाद में जो गवर्नर होता है बुस्सी, इस बुस्सी को क्या कर लेता है, अपने पास बुला लेता है मद्रास पर आक्रमण करने के लिए। तो अब क्या हो गया, हैदराबाद जो था वहां पर बचा कौन, सलावत जंग। तो अब इसी टाइम पर क्लाइव अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है और हैदराबाद को जीतने के लिए या हैदराबाद के क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए सैन्य टुकड़ी भेज देता है। और इस वजह से सलावत जंग जो है वो डर जाता है और ये अंग्रेजों का साथ देने लगता है या अंग्रेजों के साथ में आ जाता है। इस तरीके से हैदराबाद जो है वो किसके हाथों में आ गया, अंग्रेज पर। और यहाँ पर
मद्रास पर आक्रमण करने के लिए दूसरी को किसने बुलाया है? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली, ठीक है। तो इनके द्वारा अब मद्रास पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन मद्रास पर जब ये आक्रमण करते हैं उस टाइम एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं वांडी वॉस का युद्ध, जो कि इस मद्रास और यहाँ पर जो था पौंडीचेरी, इन दोनों के बीच एक जगह होती है जिसको बोला जाता है वांडी वॉस। वांडी वॉस, इस वांडी वॉस में क्या होता है? युद्ध होता है और इस युद्ध को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम वांडी वॉस को पढ़ेंगे। तो वांडी वॉस वाले जो एरिया है या वांडी वॉस वाला जो क्षेत्र है वहां पर युद्ध होता है, ठीक। तो ये युद्ध जो होता है वो होता है 22 जनवरी 1760 कब होता है? 22 जनवरी 1760 में। तो इस समय जो अंग्रेजों का जो सेनापति होता है, सेनापति किसका होता है? ब्रिटिश का, या ब्रिटिशों का जो सेनापति होता है वो होता है आयरकुट। आयरकुट होता है, ठीक। तो आयरकुट के नेतृत्व में जो है ब्रिटिश सेना जो है यहाँ पर जीत जाती है, और इसी युद्ध में जो बुस्सी आया हुआ था काउंट डी लाली के साथ, इसको क्या कर दिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और जो क्षेत्र है यहाँ पर वांडी वॉस में वो कौन जीत जाते हैं? ब्रिटिश जीत जाते हैं, और ये भारत में होता है, ठीक है। और इसी समय सन 1763 में, 1760 के बाद 1763 में यूरोप में क्या हो जाती है? फ्रांस और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो जाती है जिसको कहते हैं पेरिस की संधि। और इस पेरिस की संधि की वजह से, जो कि 1763 में होती है, और इस 1763 में जो पेरिस की संधि होती है, इस संधि से यह तय किया जाता है कि अब जो है फ्रांस की सेना जो भारत में है, ठीक है, उसे अपने जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी फैक्ट्री है, जैसे चंद्रनगर वगैरह था, वो सब क्या कर दिया जाएगा? फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इस पर शर्त ये लगाई जाती है कि अब इन फैक्ट्रियों से सिर्फ क्या किया जाएगा? व्यापार किया जाएगा। इस फैक्ट्री में अब किलेबंदी जो है वो नहीं की जाएगी, और किलेबंदी नहीं की जाएगी तो यहाँ पर सेना भी नहीं रखी जाएगी। इस तरीके से अब जो फ्रांसीसी हैं वो सिर्फ यहाँ रह करके क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के आते आते तक फ्रांसीसी कंपनी जो है वो मात्र और मात्र व्यापारिक कंपनी बन करके रह जाती है, ठीक है। अब जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत से क्या करेगी? व्यापार करेगी, और किसी भी तरीके से वह सैन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेगी, किलेबंदी नहीं करेगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रांस की जो कंपनी है वो केवल और केवल व्यापारिक कंपनी बनकर रह जाती है। हालांकि ये जो फ्रांसीसी हैं वो बाद में भारत से जाते हैं 1954 के आसपास पौंडीचेरी वाले क्षेत्र से, ठीक है। तो व्यापार करते हैं तब तक यहाँ रहकर। तो आशा करते हैं कि आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध समझ में आया होगा। इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कर्नाटक युद्ध के क्या परिणाम हुए। तीनों कर्नाटक युद्ध के जो है परिणाम क्या हुए, या इस तीनों कर्नाटक युद्ध का प्रभाव हमको किन रूपों में दिखाई देने लगता है, ठीक। तो पहली बात यहाँ पर यदि हम प्रभाव की बात करें तो पहला ये होता है कि अब जो कंपनियां हैं या फ्रांसीसी कंपनी, उसकी शक्ति क्या हो गई? पूरी तरीके से क्षीण हो गई, और यह केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी बनकर के क्या हो गई? रह गई, ठीक। दूसरी चीज ये हुई कि कर्नाटक युद्ध से ये पता चला कि अब अंग्रेज जो है वो केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह अब राजनीति में भी हस्तक्षेप करेंगे, ठीक। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि अंग्रेज जो है 1757 में प्लासी के युद्ध से
बंगाल पर क्या कर ले रहे हैं, नियंत्रण कर ले रहे हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि यह पुर्तगालियों से तो ऐसे संबंध इन्होंने 1661 में बना लिया और उससे क्या है संबंध अच्छे हो गए उनके। उसके बाद 1759 में हम देखेंगे कि बेदारा के युद्ध से या बेदरा के युद्ध से डच क्या है इन पर भी ये नियंत्रण कर लेंगे। और 1743 तक जो था वो डेनिश कंपनी भी इनको अपने सारे व्यापार बेच करके चली गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सैनिक अंग्रेजी सेना जो है वो अब इसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाएगी, महत्वाकांक्षा और बढ़ जाएगी। और इसीलिए हम देखेंगे कि इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा 1764 में और ये बक्सर के युद्ध में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या होगी, उतरेगी। ठीक, और बक्सर के युद्ध में ये भी जीत जाएगी। ठीक, कर्नाटक युद्ध से एक तो हो गई कि कंपनियां जो है जितनी भी कंपनी उसकी शक्ति को, फ्रांसीसी कंपनी की शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई। दूसरा, अंग्रेज जो है व्यापार से हटकर अब राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रख रहे हैं धीरे से। और यह बक्सर के युद्ध के लिए अब क्या होगा, आत्मविश्वास यहाँ पर उनका बढ़ जाएगा। दूसरा ये चीज भी हो सकता है कि क्या कारण रहे, किन कारणों से जो है फ्रांसीसी कंपनी की हार जो है वो सुनिश्चित हुई। तो पहला जो है डुप्ले का वापस बुलाया जाना। डुप्ले को क्या कर लिया फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने, क्या कर लिया, वापस बुला लिया, जिसकी वजह से दूरदर्शिता की कमी की वजह से फ्रांसीसी कंपनी क्या हो गई, पराजित हो गई। दूसरा जो है काउंट डी लाली, काउंट डी लाली जो है इसके द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय, जिसके द्वारा उन्होंने बुस्सी को अपने पास बुलाया और इस वजह से हार गए। तीसरा कारण यदि हम इसकी बात करें कर्नाटक युद्ध में कि क्यों फ्रांसीसी हारी, तो यह एक क्या थी, सरकारी कंपनी थी। और ये सरकारी कंपनी है, मतलब अपने कार्य करने के लिए इसको सरकार से आदेश लेना पड़ेगा। यदि कोई बाहर सेना लेकर खड़ा है तो सरकार से पूछेगा कि गोली चलाएं या ना चलाएं, युद्ध करें या ना करें। ये बेसिकली इसका जो था वो सरकारी कंपनी होने का इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे वो 3 पॉइंट है जिसकी वजह से फ्रांसीसी जो है वो कर्नाटक युद्ध हार जाते हैं और जो अंग्रेज है उनका शासन अब शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आशा करते हैं यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो समझ में आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।